हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के अभी तक के 12 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आज हम जनवरी 2025 के जितने भी एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इस महीने सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय ने रिलीज किया है। आपको ध्यान में ये रखना है कि इस रिपोर्ट के असेसमेंट को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने कंडक्ट किया है। इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की हम बात करें तो इंडिया को ग्राउंड वाटर का लार्जेस्ट यूजर बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ग्राउंड वाटर से जो इरिगेशन होता है उस इरिगेशन के अंदर में लार्जेस्ट एरिया हमारे देश में ही है। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 87% जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में करते हैं इरिगेशन के लिए, और 11% ग्राउंड वाटर का यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो जितना भी एक साल में हमें निकालना चाहिए, अगर हम उसका 70% ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो हम इसको सेफ कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारे देश के ज़्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हमें जितना एक साल में निकालना चाहिए उसका 70 से 90% हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सेमी क्रिटिकल कैटेगरी ये होता है। और 90 से 100% अगर हम टोटल एक साल का अगर निकाल रहे हैं तो उसको क्रिटिकल कैटेगरी में रखा जाता है। हमारे देश का कोई भी स्टेट या यूटी इस कैटेगरी में नहीं है। अगर हमें एक साल में जितना निकालना चाहिए उससे हम उससे भी ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हम इसको ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखते हैं। और इस कैटेगरी में हमारे देश का पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और दिल्ली, ये 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ग्राउंड वाटर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेट हो रहा है जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। तो हम अपने देश के अंदर मेजर ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स की बात करें तो उसमें आप नाइट्रेट्स देखेंगे जो कि एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज से वाटर को पोल्यूट करने का काम करता है। फिर फ्लोराइड्स देखेंगे। फ्लोराइड्स का सोर्स एल्यूमिनियम मेल्टिंग और कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो हैं। आर्सेनिक देखेंगे तो ये एल्यूवियल जो एल्यूवियल एक्विफर है उनसे आर्सेनिक हमारे वाटर साइकिल में शामिल होता है और हमारे ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। और अगला यूरेनियम है जो कि जियोजेनिक प्रोसेस है, यानी ऐसे रॉक्स जिनमें कि यूरेनियम पाए जाते हैं उनकी लीचिंग की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है। तो ये 4 मेजर ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स हमारे देश में है। अब अगर हम अपने देश में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो हम सबसे पहले अटल भूजल योजना देखते हैं। इस अटल भूजल योजना को 2020 में शुरू किया गया था भारत के सरकार के द्वारा, और भारत के सरकार की मदद वर्ल्ड बैंक ने भी की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इस योजना को शुरू किया था। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम इसमें आप देख सकते हैं जल शक्ति अभियान, जिसको कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया था। तो ये दोस्तों एनुअल वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी चाहिए थी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के बारे में है। हम इसके बारे में करंट की बात करें तो इंडिया ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया है। और ये ट्रेन लगभग 1200 एचपी का होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एक एचपी में कितने वॉट होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में केवल 4 ऐसे देश हैं जहां पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चलते हैं। उसमें जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना है। और अगर इंडिया ने डेवलप कर लिया तो इंडिया 5वां ऐसा देश बन जाएगा। जितने भी हाइड्रोजन पावर रेल हैं, रेल व्हीकल्स हैं, उनको हाइड्रेल के रूप में कैटेगराइज्ड किया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे। अब चूंकि दोस्तों हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बनाने की बात की जा रही है तो हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, और हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन दोस्तों अपने नेचर में डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक का मतलब हमेशा हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाएगा।
हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है और ये लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ कंप्लाई करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्रिटियम है। और ड्यूटीरियम दोस्तों, अब इसके बारे में आपने सुना होगा जब आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये न्यूट्रॉन्स के रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है। ठीक है। तो ड्यूटीरियम का जो फार्मूला होता है वो D2O होता है, हम इसको हेवी वाटर भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि रिएक्शन को स्लो करने के लिए हेवी वाटर का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम करते हैं। हाइड्रोजन क्या सोर्स क्या है, इसके बेस पे अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। जैसे एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है नाम से ही स्पष्ट है, रिन्यूएबल सोर्सेस। इससे ही अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। पिंक हाइड्रोजन दोस्तों न्यूक्लियर सोर्सेस से आता है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस या कोल से आता है। फिर आप ग्रे हाइड्रोजन देखेंगे, ये भी नेचुरल गैस से आता है। फिर ब्लैक हाइड्रोजन, ये ब्लैक कोल से आता है। तो सबसे खराब ब्लैक हाइड्रोजन होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, और सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ये दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में था और हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में है। ये दोस्तों चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि रिसेंटली नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इनॉग्रेट किया गया है। अगर हम नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में बात करें तो इसके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसके मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से, एग्रीकल्चर से, फार्मर्स वेलफेयर से, कॉमर्स और इंडस्ट्री से, तो इन सारे जगहों से इसके मेंबर्स को चुने जाते हैं। टर्मरिक के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाया गया है। तो दोस्तों टर्मरिक जो है एक राइजोम है। राइजोम मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो आपसे अगर ये बोला जाए कि टर्मरिक एक रूट है तो आप वहां पे ध्यान देंगे कि टर्मरिक एक रूट नहीं है, टर्मरिक एक राइजोम है, एक स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड होता है। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। टर्मरिक के ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो टेम्परेचर रेंज इसका 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक है। इसको एनुअल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर चाहिए या उससे ज़्यादा। मिट्टी की बात करें तो उसको वेल ड्रेन्ड सैंडी और क्ले लोम सॉइल चाहिए। ठीक है। टर्मरिक दोस्तों हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद भी है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अगर हम इंडिया में टर्मरिक प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया भर में जितना टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है उसका 70% केवल और केवल इंडिया में होता है। उसमें भी तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चार मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में। अगर हम इंडिया में ऐसे टर्मरिक के बारे में बात करें जिनको जीआई टैग मिला हुआ है तो इसमें आप सांगली और वाईगांवन टर्मरिक को देख सकते हैं जो महाराष्ट्र में मिलता है। इरोड मंजल टर्मरिक को देख सकते हैं जो तमिलनाडु में मिलता है, और लाकाडोंग टर्मरिक जो मेघालय में मिलता है। तो ये तीन ऐसे जीआई टैग प्राप्त टर्मरिक हैं जो हमारे देश में है। तो ये दोस्तों नेशनल टर्मरिक बोर्ड और टर्मरिक के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। अब चूंकि ये डिक्लेरेशन 21 मार्च को किया गया था, इसलिए 21 मार्च को अब से हर साल वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया जाएगा। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि इस डिक्लेरेशन को फैसिलिटेट करने का काम यूनेस्को ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है। अब ग्लेशियर्स की बात हम कर रहे हैं तो ग्लेशियर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याला ग्लेशियर के बारे में है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि 2040 तक ये गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों याला ग्लेशियर नेपाल में सिचुएटेड है और इसमें 680 मीटर की कमी आई है। और इसने अपने एरिया में 1974 से 2021 के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा है। और ये रिडक्शन आप देखेंगे 36% का रिडक्शन है। तो ये 36% बहुत ज़्यादा रिडक्शन होता है। तो इंडिया का ये एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है पूरे हिमालयाज में जिसको ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इस लिस्ट के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दरअसल ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट जो है इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये हमारे क्रायोस्फेयर पे और हिमालयन ग्लेशियर्स पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये इम्पैक्ट कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है उसको हाईलाइट करने के ऊपर बात करता है।
अगर हम ग्लेशियर्स जो हमने लॉस्ट कर दिए पिछले कुछ सालों में उसकी बात करें तो पाइको हम्बोल्ट ग्लेशियर जो कि वेनेजुएला में था, हमने 2024 में इसको लॉस्ट कर दिया। फिर सेरीन ग्लेशियर है जो फ्रांस में था, जिसको हमने 2023 में लॉस्ट कर दिया। तो ये दोस्तों कुछ ग्लेशियर्स के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। और आपको ध्यान में क्या रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन यूएन ने 2025 को डिक्लेयर किया है। याला ग्लेशियर का लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, नेपाल है। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ग्लेशियर्स के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम 2024 है। अब ये जो फंड है दोस्तों, ये एनवायरनमेंट रिलीफ फंड स्कीम 2008 का था, उसको अमेंड करेगा। इस स्कीम को सेक्शन 7A ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत इशू किया गया है। तो इसको माफ कीजिएगा, हाँ, इशू किया गया है। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि एनवायरनमेंट रिलीफ फंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए जिसको हम कहते हैं, इसकी 1986 का है। इसके अंतर्गत इसको इशू नहीं किया गया, आप ध्यान में रखेंगे। इसको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इसके अंतर्गत इसको इशू किया गया है। तो इस फंड के तहत जिस भी इंडिविजुअल को किसी भी हैजार्ड से जो भी नुकसान होता है उसका कॉम्पनसेशन देने की बात की जाती है। तो इस फंड के बारे में मैं एक और बात आप ध्यान में ये रख सकते हैं कि इस फंड का जो ऑडिट है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के माध्यम से किया जाता है, और इस इंडिपेंडेंट ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इस पर्सन को जो कैग का अब पैनल होता है उसी में से अप्रूवल मिलता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में है कि छत्तीसगढ़ हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट किया है। अब इसके बारे में मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी आपसे काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। तो यहाँ पे हम केवल उन न्यूज़ को देखेंगे जो हमने पिछले न्यूज़ में पिछले अगले वीडियोस में कवर नहीं किया है। तो ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करें तो ग्रीन जीडीपी जो टर्म है इसको पहली बार 1980s में टर्म क्वाइन किया गया था। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि अगर हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इन्वायरमेंटली जो भी हमारा कॉस्ट है उसको एडजस्ट कर दें तो हमें ग्रीन जीडीपी मिलता है। इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो डिप्लीशन हुआ है और हमारे इकोसिस्टम का जो डिग्रेडेशन हुआ है, इन सब का कॉस्ट अगर हम एनडीपी में से माइनस कर दें तो हमें ग्रीन जीडीपी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, जीडीपी और एनडीपी, ये आपको ध्यान में रखना है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने जोग्राफिकल बाउंड्री में, अपने देश के जोग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसका जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होता है वो होता है जीडीपी। और अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है। डेप्रिसिएशन कहने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई भी मशीन प्रोडक्शन करती है तो हर एक प्रोडक्शन के बाद उसके एफिशिएंसी में जो कमी आती है हम उसी को डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो ग्रीन जीडीपी हम एनडीपी में से में जितने भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें ग्रीन जीडीपी मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों है फर्स्ट एवर ग्लोबल फ्रेश वाटर फाउना असेसमेंट बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन ने ग्लोबल फ्रेश वाटर के फाउना का पहली बार असेसमेंट किया है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की बात करें तो जितने भी दुनिया के फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं उनका 24% स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। फिर इस रिस्क में सबसे ज़्यादा जो मेजर हॉटस्पॉट है आप देखेंगे हमारे देश का वेस्टर्न घाट भी है और लेक विक्टोरिया है, और इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आईयूसीएन के बारे में बताया कि आईयूसीएन ने पहला ग्लोबल फ्रेश वाटर फाउना असेसमेंट किया है। तो आईयूसीएन के बारे में भी कुछ बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आईयूसीएन का जेनेसिस हम 1948 में देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ह्यूमन प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन, इन तीनों को एक साथ लेके कैसे चला जाए उसके बारे में कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना, टूल्स प्रोवाइड करना, ये सब इनका ऑब्जेक्टिव है। इसके मेंबरशिप के बारे में बात करें तो 1400 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट्स को तो देखेंगे ही, साथ साथ इसमें सिविल सोसाइटीज़ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखेंगे। तो ये आईयूसीएन के बारे में था।
अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में है। ये छोटी सी न्यूज़ है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एक मालाबो डिक्लेरेशन था जो कि एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ पे था, अपनाया गया था 2014 में। तो इसी का सक्सेसर है कंपाला डिक्लेरेशन। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ एम सैंड के बारे में है। दोस्तों एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है ये रिवर के सैंड से अलग होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड सैंड को जो रॉक्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, इनको क्रश करके बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये रिवर सैंड का एक सब्स्टिट्यूट है जो कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल में आता है। अब एम सैंड रिवर सैंड के मुकाबले कई तरह से फायदेमंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें इसमें इस सैंड की मदद से काम करना ज़्यादा आसान होता है। ये इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है रिवर सैंड के मुकाबले, और ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि जब हम रिवर से सैंड निकालते हैं तो रिवर के हैबिटेट का नुकसान होता है, रिवर के इकोसिस्टम का नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखते हैं। फिर उससे क्या होता है कि रिवर जब हम रिवर से सैंड निकालते हैं तो उसकी वजह से लैटरल इरोजन भी बढ़ जाता है, और लैटरल इरोजन बढ़ने की वजह से जो भी कोस्टल हैं, जो ऐसे एरियाज जो कि कोस नदी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हमें देखने को मिलता है रिवर सैंड के एक्सट्रैक्शन से। तो कई सारे इसके नुकसान हैं, इसलिए एम सैंड हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से रॉक्स को क्रश करके सैंड बनाया जा रहा है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था, माफ कीजिए, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बनाया है। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें नए मेंबर्स शामिल हुए हैं। इसमें आप देखेंगे अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, कीनिया और भी कई सारे हैं जिन्होंने ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और प्रेजेंटली इसमें 25 मेंबर्स हैं, और इसमें हमारे देश का महाराष्ट्र स्टेट भी शामिल है। तो इस वजह से ये ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स के बारे में है। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि करंटली वर्ल्ड का पहला क्रायोबॉर्न बेबी कोरल जो है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ में सेटल करवाया गया है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के माध्यम से इसको क्रिएट किया गया है। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सेल्स को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इसमें होता क्या है, जो भी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके कारण सेल्स ग्रो करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक जाता है और सेल्स ग्रो नहीं कर पाते और उनको प्रिजर्व करना आसान हो जाता है। तो इन्हीं सेल्स की मदद से एक नए कोरल्स को बनाया गया, और इस कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ मैंने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोरल रीफ कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों कोरल रीफ मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। कोरल रीफ में अब अगर हम फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आइलैंड के बिल्कुल चिपके चिपके एकदम साइड साइड से हैं। ये क्या होता है, ये वाटर लेवल से अंदर ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर ये जब आइलैंड से थोड़ी सी दूरी पे जब ये रीफ बनता है, ये ऐसे बनता है कि यही फ्रिंजिंग रीफ जो है ये इवॉल्व होके बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और ये वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं। तो ये फिर ये बैरियर रीफ का निर्माण करते हैं, और यही बैरियर रीफ जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। और फिर बैरियर रीफ और ज़्यादा इवॉल्व होके, माफ़ कीजिएगा, एटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रिंजिंग रीफ में और बैरियर रीफ के बीच में एक आइलैंड होता है, लेकिन एटॉल के बीच में कोई भी आइलैंड नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है। यही बैरियर रीफ जब और ज़्यादा इवॉल्व कर जाते हैं तो और वाटर लेवल से ये वाला जो आइलैंड है वो नीचे चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा पानी का एरिया है जिसको कि कोरल रीफ्स ने घेर लिया है, और इसमें कहीं कहीं पे कटा हुआ होता है ताकि जो ओशन का वाटर है इसमें जा सके। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैंने आपसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात की, जिसमें कि दुनिया का पहला क्रायो बेबी कोरल को इंट्रोड्यूस किया गया है, सेटल करवाया गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप कुछ और बातें ध्यान में रख सकते हैं, जैसे इसका लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। इसका एक्सटेंशन लगभग 2300 किलोमीटर तक है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट बैरियर रीफ है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए, ये भी पहले फ्रिंजिंग रीफ था। मैंने आपको बताया फ्रिंजिंग रीफ इवॉल्व होके बैरियर रीफ बनते हैं और बैरियर रीफ इवॉल्व होके एटॉल बना देता है। तो फ्रिंजिंग रीफ था पहले, बाद में ये इवॉल्व होके बैरियर रीफ बन गया है। और ये दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि 1981 में 1981 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो ये कुछ बातें आप ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, हुलोंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1997 में हुआ था। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडिया का ओनली गिबॉन, द हुलॉक गिबॉन्स, ये पाया जाता है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडिया का ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट जो है वो बंगाल स्लो लॉरिस है, जिसकी तस्वीर आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं। ये बंगाल स्लो लॉरिस है। ये दो बहुत ही ऐसे रेयर स्पीशीज हैं जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, तो इस वजह से ये सेंचुरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम हुलॉक गिबॉन्स की बात करें तो हमारे देश में दो टाइप के हुलॉक गिबॉन्स पाए जाते हैं। एक होता है वेस्टर्न, दूसरा होता है ईस्टर्न। जो वेस्टर्न है वो दोस्तों आईयूसीएन के एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वहीं जो ईस्टर्न हुलॉक है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और हुलॉक, माफ कीजिएगा, हुलॉक गिबन गिबन के बारे में आपसे बात करूं तो ये जितने भी एप्स हैं उन सब में सबसे छोटा है और सबसे फास्टेस्ट भी है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बंगाल स्लो लोरिस जो है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। तो ये दोस्तों हुलंगपार वाइल्ड गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में था, जिसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका लोकेशन आप देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। और इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। दोस्तों ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वही ऑर्गेनाइजेशन है जो रामसर कन्वेंशन के 6 हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से है। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूज़ कवचम के बारे में। तो कवचम को केरला सरकार ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हजार्ड से निपटने का एक सिस्टम है, इसी को केरला सरकार ने लॉन्च किया है। आप सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का कोस्ट लाइन जब रिकैलकुलेट किया गया है तो इसकी वजह से ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1970 में हमने देखा था कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन था उसको 7516 किलोमीटर बताया गया था। अब 2023-24 में इंडिया के कोस्ट लाइन को 11098 किलोमीटर रिकैलकुलेट किया गया है। अब इस कैलकुलेशन के लिए इंडिया ने एक नई मेथडोलॉजी अडॉप्ट की ताकि जो भी मैरीटाइम बाउंड्री है उसको मेजर किया जा सके। और इस मेथडोलॉजी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है। अब इसने जो नई मेथडोलॉजी अडॉप्ट की तो उसमें कुछ की फाइंडिंग्स हमें निकल के आता है। रिकैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि बंगाल के जो है उसके एरिया में, जो कोस्टल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग 357%। वहीं केरला में सबसे कम इंक्रीज देखने को मिला है 5%। गुजरात का अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट अब गुजरात बन चुका है, आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। पहले आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर था, अब ये तीसरे नंबर पे आ गया है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगला है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों आर्टेशियन कंडीशंस के बारे में। तो आर्टेशियन कंडीशंस एक ऐसा नेचुरल कंडीशन होता है जिसमें ग्राउंड वाटर दो इम्परमिएबल, यानी ऐसे रॉक जो जिसके आर पार पानी नहीं जा सके, तो जो इम्परमिएबल रॉक के बीच में पानी फंस जाता है और वहां पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर बन जाता है। तो जब इन दो इम्परमिएबल रॉक के बीच में पानी फंसा हुआ है और ये पानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये इस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। और जब भी कोई कुआं खोदा जाता है, कोई वेल खोदा जाता है और इसमें ड्रिलिंग की जाती है, तो जैसे ही इस चट्टान में ड्रिलिंग की जाती है तो प्रेशर की वजह से ये जो पानी ट्रैप्ड है, ये पानी अपने आप बाहर निकलने लग जाता है। तो आपने अभी न्यूज़ देखा होगा, राजस्थान में ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने को मिला। तो इसी को हम आर्टेशियन कंडीशन कहते हैं। और जिस वेल से ये पानी निकलता है हम उसको आर्टेशियन वेल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुस्सी रिवर के बारे में है। तो ये न्यूज़ इसलिए ये रिवर चर्चा में रही है क्योंकि मुस्सी रिवर की जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है उनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में वो शामिल किया गया।
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच जो है एक बाई एनुअल प्रोग्राम है, और जो कि इस बात के लिए एम करता है कि जो भी हमारे देश के अंदर कल्चरल हेरिटेज हैं, माफ कीजिएगा, जो वर्ल्ड वाइड कल्चरल हेरिटेज हैं, उनके प्रिजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए मुस्से रिवर चर्चा में थी। अब मुस्से रिवर के बारे में कुछ बातें हमें जाननी चाहिए, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो मुस्से रिवर दोस्तों तेलंगाना के अनंतगिरी हिल से निकलती है। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये फिर ओस्मान सागर और हिम्मत सागर रिजर्वायर में फ्लो करती है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज माउंट इबू के बारे में है। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जनवरी महीने में ये लगभग 1,000 बार इरप्ट हुआ है। तो इसके बारे में हमारे लिए जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर माउंट ईबू की बात करें तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही एक पार्ट है। आपने देखा होगा, जब या फिर आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा होगा कि पैसिफिक प्लेट जिस तरीके से चारों तरफ से जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो उस कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण वहां पे बहुत सारे वोल्केनिक हमें इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं वोल्केनिक इरप्शंस में से एक वोल्केनो ये आपका माउंट ईबू है, जहाँ पे अक्सर इरप्शन होता रहता है। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इंडोनेशिया में जो भूकंप काफी ज्यादा, हाँ, यहाँ पे वोल्केनोज काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये तीनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंडोनेशिया में हमें काफी वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। अगर हम कुछ और रीसेंट इरप्शंस की बात करें जो इंडोनेशिया में हुए हैं, तो आप देखेंगे माउंट सेनाबंग में और माउंट मेरापी में। ये दो माउंटेन भी आप जो कि वोल्केनो है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जनवरी महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, जो कि हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, काफ़ी नई बातें आपको पता चली होंगी। और दोस्तों इतनी वीडियोस देखने के बाद भी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और प्रीलिम्स 2025 में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे अगली एक वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स की बात करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। थैंक यू।